हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। कैसे हैं आप सभी लोग, ये हमें कमेंट में बताएंगे। और अपना ये जो सेशन है ज्योग्राफी से संबंधित पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज का, जिसमें कि आप अपन लोग देखेंगे ये जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था 2005 में, इसको डिस्कस करेंगे। टोटल आपका ये रहेगा व्याख्या में, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसका रहेगा। और इससे पहले अपन लोगों ने 2004 का पेपर कंप्लीट किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। सभी जो पीवाईक्यूज है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलेंगे स्टडी पीवाईक्यू वाले चैनल पर। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएगा, जिसमें के 3 से 4 हजार करीब से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, तो आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड पहले से जुड़े हुए हैं तो आप इसको शेयर कर लेंगे, ठीक है। और सेशन को लाइक करना अच्छा लगे तो। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि जो उत्तखात स्थलाकृति है निर्मित होती है किससे? बर्फी तूफानों से, सुनामी से, तूफानी वर्षा से, या फिर ज्वार भित्ति से। तो ये जो उत्तखात भूमि बनती है ये तूफानी वर्षा के कारण बनती है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए। जो अर्ध शुष्क और रेगिस्तानी भाग होते हैं इनमें परतदार सैलब इनके स्तर पाए जाते हैं। स्तर क्या होते हैं? यानी कि यहाँ पे असमय, यानी कि कोई भी समय में यहाँ पे वर्षा होने लगती है, जिसके कारण छोटी छोटी जलधाराएं बन जाती हैं, जिसके द्वारा अपरदन के कारण खड्ड बनते हैं, गहरी घाटियां बन जाती हैं। और ये जो खड्ड और घाटियां बनती हैं इन्हीं को अलग करते हुए ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे कटक बन जाते हैं। और ये जो खड्ड और घाटियां, कटक तथा शिखरों के कारण समस्त धरातली क्या हो जाता है? अत्यंत ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, असमान हो जाता है, नंगे पांव पर चलना काफी कठिन हो जाता है। तो ये जो स्थलाकृति बन जाती है कैसी बनती है? उत्खात भूमि बनती है ये। इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो अब जब चंबल वाले जो क्षेत्र में जाएंगे वहां पर स्थलाकृति काफी ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तर जालक निर्मित होते हैं वायु की क्रिया के द्वारा, जल की क्रिया के द्वारा, तरंग क्रिया के द्वारा, या फिर हिमानी के द्वारा। तो जो प्रस्तर जालक बनते हैं ये वायु की क्रिया के द्वारा बनते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। प्रस्तर जालक का निर्माण होता है वायु की क्रिया के द्वारा और अपरदन के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि किसके कारण होता है? यहाँ पे अपरदन के कारण होता है। मरुस्थल भाग में जब क्या होती है? सशक्त पवन के सामने ऐसी शिलाएं पड़ जाती है जिसकी संरचना विभिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से हुई होती है। यानी कि नरम चट्टानें भी पाई जाती हैं, कठोर चट्टानें भी पाई जाती हैं, अर्थात जिसके विभिन्न भागों में कठोरता में पर्याप्त भिन्नता होती है। और तो पवन क्या होता है? जो रेत के कण है उनकी सहायता से अपघर्षण करते हैं और सेल के कोमल भागों को अपवर्दित करके उड़ा ले जाती है, परंतु जो कठोर भाग होता है वहीं पर रहते हैं। इस प्रकार के अपवर्दन के कारण सेल भाग में क्या हो जाती है? जाली बन जाती है। जाली मतलब छलनी टाइप में बन जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत महीन महीन छिद्र होते हैं, काफी बड़े बड़े होल बन जाते हैं। इसी को कहा जाता है जालक या फिर जालीदार सेल, या फिर जालक सेल, या फिर अहिस्मक जालक भी इसको कहा जाता है। पवन के द्वारा जो निर्मित अन्य स्थलाकृतियां हो जाएंगी, इसमें इंसेल वर्ग आता है, छत्रक आता है, भू स्तंभ आता है, ज्यूजेन आता है, यार्डंग है, पवन वातायन है। ये सब पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। आगे बढ़िए। एस्कर होते हैं एक टुंड्रा जनजाति। हिमानीकृत भूआकृति एक शुष्क वनस्पति का प्रकार या फिर उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाला एक पशु होता है। तो जो एस्कर होते हैं ये एक हिमानीकृत भू आकृति होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। जो हिमानी जलोढ़ निक्षेप है उसके द्वारा निर्मित स्तर रूप में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिम के पिघलने से जो उद्भव जलधाराएं होती है उनके द्वारा मलबा का निक्षेपण होता है। इससे निर्मित एस्कर लंबे एवं संकरे कटक होते हैं, यानी कि जैसे अपन लोगों को रिस मिलते हैं समुद्र में, उसी तरीके से एस्कर होते हैं हिमानी जगह में, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत, कंकड़, पत्थर के द्वारा बनी होती है। एस्कर का निर्माण घाटी में पहाड़ी, दलदल, निचले भाग आदि सभी के ऊपर होता है। यानी कि जो एस्कर है, एस्कर के निर्माण में उच्चावच की असमानता का प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार जो हिमानी जलोढ़ निक्षेप है इसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां में केम हो जाएगी, केटल हो जाएगी। ये दोनों भी इंपोर्टेंट है, इनको भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़िए। कथन और कारण दिए गए हैं।
तो इसमें पहला कथन कह रहा है कि जो ओजोन परत है तीव्र परिवर्तनशील सौर विकिरण की अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, ये कह रहा है। आगे कह रहा है कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन में छिद्र पाया गया है, ओजोन में छिद्र पाया गया, ओजोन के ऊपर छिद्र पाया गया है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं से भी क्या है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो सही होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि जो मिट्टी या फिर चट्टान के आधार की तक्षशिला एक नदी के कटाव के कारण होती है। ठीक है, जो तलोछिन्नता होती है वो क्या होती है, नदी में कटाव के कारण होती है। दूसरा कह रहा है कि जो बहिकाएं होती हैं उनकी तलोछिन्नता भूमिगत अंतःसरण के कारण होती है। तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों ही सही हो जाएंगे और साथ में जो इसका कारण भी क्या है, सही हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ का ऑप्शन। आगे बढ़िए। फिर से आप लोगों का कथन कारण वाला दिया गया है कि जो महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां एवं शुष्क गर्म होती हैं, यानी कि जो महाद्वीप होता है उनमें जो उष्णकटिबंधीय वायु राशियां पाई जाती है वो शुष्क एवं गर्म होती हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जो महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां होती हैं स्थानीय नहीं होती हैं। बिल्कुल ये सही कह रहा है, ये कभी कभी चलती है, तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे दोनों ही ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखना चाहे तो देख लीजिए। आगे बढ़िए। ये जो महाद्वीप उष्णकटिबंधीय वायु राशियां होती हैं शुष्क और गर्म होती है, क्यों? क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनसे गुजरने के कारण ये गर्म हो जाती हैं। महाद्वीपों से गुजरने के कारण इनमें आर्द्रता की कमी आ जाती है और इसीलिए क्या होती है, ये शुष्क होती हैं और गर्म होती हैं। आगे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि जो निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है, बाकी मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, ये सभी गैस कैसी हो जाएंगी, ग्रीन हाउस गैसों में आ जाएंगी। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है वायुमंडल में, जो कि 78% है, इतना भी आप याद रख लेंगे। और ये जीवन की उत्पत्ति के लिए प्रमुख गैस इसको माना जाता है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित मौसमी दशाओं में से किसमें नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होता है? तापमान का पृष्ठीय विलोमता या फिर तापमान का रुद्धोष्म परिवर्तन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नकारात्मक पूछा गया है तो ये तापमान का रुद्धोष्म परिवर्तन होता है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। वायु में तापमान की ह्रास दर या फिर उसमें उपस्थित आर्द्रता वायु की स्थिरता मात्रा को ये निर्धारित करता है। और यदि ऊंचाई के साथ में वायु का तापमान बढ़ रहा है और नीचे की ठंडी एवं जो भारी वायु है ये अपनी यथास्थिति बनाए रखती है, इसे निरपेक्ष स्थिरता कहा जाता है। जब कोई बाह्य शक्ति वायु को ऊपर की ओर धकेलती है तो वह क्या कहलाता है, शुष्क रुद्धोष्म की क्रिया से ठंडी हो जाती है। यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि जो वायु है वायु में संघनन ना हो जाए। अधिक ऊंचाई पर यह वायु आसपास के वायु से अधिक ठंडी हो जाती है। बाह्य शक्ति के समाप्त होने पर नीचे उतरती है। शुष्क वायु के जो शुष्क रुद्धोष्म तापमान है ह्रास की तुलना में यह प्रभाव अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। मौसमी प्रतिकूलता यानी कि विपर्यास सर्वाधिक होता है कहाँ पे, निम्न अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में या फिर उपोष्ण कटिबंध में। जो मौसमी प्रतिकूलता है ये सबसे ज्यादा आप लोगों को मध्य अक्षांशों में देखने को मिलती है, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में जाएंगे। यहाँ पे दोनों गोलार्धों में आप लोगों को मौसमी विपर्यास देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। ध्रुवीय अग्र संबंध होता है, किससे है ये, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से, वायु पेटियों के उद्भव से या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से या फिर टोर्नेडो के उत्पत्ति से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुवीय अग्र जो संबंध होता है वायु पेटियों के उद्भव से होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ध्रुवीय अग्र है वायु पेटियों का उद्भव से संबंध होता है। यहाँ वायु अत्यधिक ठंडी होती है, सघन पाई जाती है, जिसके कारण उसका जो घनत्व होता है अधिक होता है, भारी होता है। 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश में, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक के जो क्षेत्र होते हैं उनको उच्च भार पेटियां कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कथन कारण वाला है। तो पहला इसमें कथन कह रहा है कि जो हिंद महासागरीय धारा है इनका परिचलन
प्रतिरूप अंध महासागर में पर जो प्रशांत महासागरीय धारा है, इनके परिचलन प्रतिरूप से बहुत भिन्न होता है। दूसरा कह रहा है कि जो हिंद महासागर है, इसमें मानसूनी हवाओं की मौसमी अप जो आवर्तता होती है, उससे ये प्रभावित होता है तथा उत्तर में ये स्थल रूप से रुद्ध है। यानी कि ठीक है, आपका ए और आर दोनों ही सही है। साथ में इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है कि किस कारण से ये जो अंध महासागर है तथा प्रशांत महासागर है, इनकी धाराओं से ये भिन्न है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्री धाराओं का अभिसरण होता है कहाँ पे? विषुवतरेखीय प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, ध्रुवीय में या फिर मध्य अक्षांशीय में। तो जो समुद्री धारा है, इनका अभिसरण होता है विषुवतरेखीय प्रदेशों में होता है। विषुवतरेखीय जो प्रदेश है, उनमें व्यापारिक पवनों के माध्यम से हवाएं जो चलती हैं पूरब से पश्चिम की ओर में प्रवाहित होती हैं। ये भी आप लोग क्या कर लेंगे? याद रख लेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अंध महासागर की जो उत्तर विषुवतीय धारा है एवं दक्षिणी अंध महासागर की दक्षिण विषुवतीय धारा का कारक होता है। क्या क्या होता है इसका कारक? पूछा गया है। विषुवत रेखा का अंतर्गामी शक्ति, या फिर जो व्यापारिक हवाएं हैं, या फिर कोरियलिस शक्ति है, या फिर ध्रुवों पर अभिकेंद्रीय शक्ति है। तो यहाँ पे अंध महासागर की उत्तर विषुवतीय धारा एवं दक्षिण अंध महासागर की दक्षिण विषुवतीय धारा का कारक पूछा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोरियोलिस बल होता है। क्या होता है कोरियोलिस बल? आप लोग जान चुके होंगे कि ये 0 डिग्री पर बिल्कुल शून्य रहता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर शून्य रहता है, और ये अपने उत्तर में दाहिनी ओर, दक्षिण में बाहिनी ओर मुड़ जाता है, और सबसे ज्यादा ध्रुव पर होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसमें कथन कह रहा है कि जो फेरल का सिद्धांत है, उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के दक्षिणावर्त दिशा में बहाव को स्पष्ट करता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जो कोरियोलिस फोर्स है, ये दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराओं को उत्तरावत दिशा है उसमें बहाव के लिए उत्तरदायी है। दोनों ही ठीक है, लेकिन दोनों नियम अलग अलग है, लेकिन कहीं से किसी की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टियां दी गई हैं, उनके पीएच वैल्यू दी गई है, कौन सी मिट्टी में कितनी पीएच वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो कृषि के लिए मिट्टियां उपयुक्त होती है, इनके लिए पीएच वैल्यू 5 से लेकर के 8 के बीच रखी जाती है। अत्यधिक क्षारीय मिट्टियां यानी कि 8 से ऊपर इनको रखा जाता है, 8 से 8.5 के बीच में। निरपेक्ष मिट्टियां यानी कि इनका 7 होता है पीएच वैल्यू। और जो आपकी एल्कली यानी कि जो अत्यधिक एल्कली मिट्टियां होती हैं, क्षारीय मिट्टियां होती हैं, ये अम्लीय, इसमें जो हो जाएगा पीएच 4 से लेकर के 4.5 के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन जो करेक्ट है यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। कृषि के लिए पीएच वैल्यू कितनी चाहिए? 5 से 8 के बीच में। अत्यधिक क्षारीय मिट्टियां यानी कि 8 से ऊपर की हो जाएंगी। निरपेक्ष मिट्टियां पीएच वैल्यू इनकी 7 हो जाएगी। जो एल्कलाइन मिट्टियां हो जाएंगी इनकी 4 से 4.5 के बीच में हो जाएगी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने विश्व के भूखंड को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में बांटा हुआ था? एशिया, अफ्रीका एवं लीबिया में इन्होंने बांटा था। एशिया, यूरोप एवं लीबिया यानी कि जो अफ्रीका है, किसने बांटा हुआ था? हेरोडोटस के द्वारा इसको बांटा गया था, ठीक है। इन्होंने जो कैस्पियन सागर था इसको आंतरिक सागर बताया था, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रेडजेल ने स्टेट की तुलना जीव से की है? तो उनकी फेमस पुस्तक है राजनीतिक भूगोल। और तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जो एंथ्रोपोजोग्राफी है, ये भी इन्हीं की ही पुस्तक है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। रेडजेल जो कि सामाजिक डार्विनवाद की विचारधारा से समर्थक थे, और राजनीतिक भूगोल को इनका पिता कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लेबेंसराम है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ये भी किसने कहा था? ये लेबेंसराम का सिद्धांत रेडजेल के द्वारा दिया गया था। जो लेबेंसराम है, इसका सिद्धांत रेडजेल के द्वारा दिया गया था। इसका अर्थ होता है भौगोलिक क्षेत्र में जिसमें कि जीवित प्राणियों का विकास होता है, यानी कि जो वास योग्य भूमि होती है। और जो रेडजेल है, उनके समय में ही भौतिक बनाम मानव भूगोल का द्वैतता का प्रारंभ हुआ था। ये भी आपको याद रख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक संभववाद का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? बोमेन ने, गिफिट टेलर ने, हम्बोल्ट ने या फिर रिटर्न ने। तो जो व्यवहारिक संभववाद है, इसका सिद्धांत दिया हुआ है गिफिट टेलर के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
ये जो सिद्धांत है इसका जॉर्ज टैथम के द्वारा दिया गया था, लेकिन ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद के प्रवर्तक रहे थे। ये यहाँ पर कैसे गलत दिया गया है? संभववाद के बिहेवियर इन जॉर्ज टैथम है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया नहीं गया है। ठीक है, तो आप इसको ही मान के चलेंगे। और नव निश्चयवाद में तो पता ही है कि ग्रिफिथ टेलर का नाम आता है। चलिए, इसको आप हमें एक बार कमेंट कर देना, तो इसको हम कंप्लीट करके बता देंगे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 19 है। लेखक है और उनकी किताब दी गई है। कौन से लेखक ने कौन सी किताब लिखी है? जो टेलर है, टेलर ने लिखी हुई है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, यानी कि गिफिथ टेलर की हो जाएगी। हर्टसोन ने लिखी हुई है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, हर्टसोन की हो जाएगी। आर ई डिकिंसन ने मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी लिखी हुई है। और जॉनस्टन ने ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स लिखी हुई है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे नगरों का विकास होता है मुख्यतः बाजार की सुविधा प्रदान करने के लिए, शिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए, या फिर प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें छोटे नगरों का विकास होता है प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन और करण वाला क्वेश्चन है ये। नगरीय उपांत बड़े शहरों का परिग्रामी क्षेत्र होता है जो कि शहर से सुदृढ़ संबंध होते हुए भी उसका भाग ये नहीं होता है। नगरीय उपांत की बात कर रहा है ये। दूसरा कह रहा है कि जो शहर की तीव्र वृद्धि नगरीय उपांत के विकास का कारण होता है। बिल्कुल ये सही कह रहा है, लेकिन व्याख्या इसकी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, इंपोर्टेंट है। नगरीय उपांत जो शब्द है इसका सबसे पहले उपयोग 1937 में स्मिथ ने किया था, लुसियाना यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या के अध्ययन नगर में किया था। स्मिथ के अनुसार नगर की जो प्रशासकीय सीमा होती है उसके बाहर निर्मित क्षेत्र को नगरीय उपांत कहा जाता है। नगर की बाह्य सीमा का ग्रामीण तथा नगरीय भूमि उपयोग के मध्य एक मध्यवर्ती मेखला पाई जाती है जो दोनों की विशेषताओं को धारण करती है। इन नगरीय उपांत वह हुआ जहां पर गतिविधियां तो होती हैं परंतु जो प्रशासन होता है उसके द्वारा नगर को दी जाने वाली सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, जो काम मेन सिटी में चल रही होती है वो वाली सुविधा यहाँ पे नहीं मिलती है। नगर में अत्यधिक जनसंख्या के दबाव के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में लोगों का बसाव क्या हो रहा है, अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो मेन सिटी है, जो कोर एरिया होते हैं, वहां पर लोगों ने पहले ही अपना जमाव बना करके रखा हुआ है। ग्रामों में मानव आवासों का प्रकार निर्भर करता है निर्माण लागत पर, जलवायु पर, स्थानीय प्राप्य पदार्थ पर, या फिर प्राप्य तकनीकी पर। तो यहाँ पे जो मेन होता है आवास किस जगह पे बनाए जाते हैं, वो सबसे पहले वहां का क्लाइमेट देखते हैं, जलवायु देखते हैं कि यहाँ पे उनके अनुकूल है या फिर नहीं है, वो अपना खाना पीना कर पाएंगे, साथ में अपनी कृषि भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा आकर्षित उनका कारण होता है ये जलवायु। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर में प्रवचन विशिष्टता है। क्या कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर में प्रवास बढ़ता जा रहा है? विकसित देश है, विकासशील, यानी कि सॉरी, किसका पूछा गया है यहाँ पे कि किसका भी प्रवास ज्यादा हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर में? तो विकसित देशों का तो हो चुका। अभी कौन से देश चल रहे हैं? ये विकासशील देश चल रहे हैं जिनका कि प्रवास हो रहा है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर में जो विकास प्रवास हो रहा है विकासशील देशों का हो रहा है। पिछले 3 से 4 दशकों में विकासशील देशों ने ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों के लिए प्रवास की प्रवृत्ति में तीव्रता आई हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, रोजगार अवसरों की कमी, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, चिकित्सा, मनोरंजन आदि जो सुख सुविधाएं, उन सभी की कमी के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कहाँ पे चले जा रहे हैं? नगरों में जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 2.1 की बार जो परसेंट है वार्षिक दर से वृद्धि होने पर जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? तो ये जो वृद्धि होगी वो 33 वर्षों में हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे दिया गया है यहाँ पे बॉन-थ्योनेन का मॉडल है ये। बॉन-थ्योनेन ने प्रतिमान में एक शहर के चारों ओर कृषि मंडल में प्रत्येक मंडल उन कृषि उत्पादों के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसके लिए वह
सर्वोपयुक्त है। दूसरा कह रहा है कि जो बॉन्थिनेन है, इन्होंने विशिष्टीकृत कृषि उद्यम एवं जो पशुधन है उनके संयुक्त प्रचलन के लाभों की कल्पना नहीं की है। ऐसा नहीं है, इन्होंने की हुई है। और यहाँ पे गलत कह रहा है क्योंकि इन्होंने पशुपालन और जो कृषि उद्यम है दोनों की साथ में बात की हुई है, जो कि छठवीं पेटी में ये बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये सी होगा। ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बॉन्थिनन के बारे में, ये जर्मन के अर्थशास्त्री रहे थे। 1826 में इन्होंने अपना मॉडल दिया था। बॉन्थिनन का जो स्थानिक जो सिद्धांत है तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। बॉन्थिनन ने प्रतिमान में एक शहर के चारों ओर कृषि मंडल में प्रत्येक मंडल उन कृषि उत्पादों के उत्पाद में विशिष्टीकरण करता है जिसके लिए यह सर्वोपयुक्त है। बॉन्थ्यूनेन ने केंद्रीय बाजार नगर के चारों ओर विकसित होने वाली जो 6 संकेंद्रीय पेटियां हैं उनका प्रतिपादन किया। बॉन्थ्यूनेन ने विशिष्टीकृत जो कृषि उद्यम है एवं पशुधन है उनके संयुक्त प्रचलन के लाभों की गणना की। छठी पेटी में, इस पेटी में पशुपालन होता है, तो ये उसमें जो दिया गया था वो गलत है, पशुपालन की बात इन्होंने कही है। पहली पेटी में साग सब्जी का उत्पादन होता है। दूसरी में काष्ठ का उत्पादन होता है, यानी कि जो काठ की लकड़ियां वगैरह होती हैं इनका उत्पादन होता है। तीसरे में अन्न उत्पादन होता है। चौथे में चारागाह और जो प्रति भूमि है उसमें कृषि होती है, सस्यावर्धन होता है। पांचवे में त्रिक्षेत्र पद्धति को रखा था और छठवें में इन्होंने पशुचारण को रखा था। ठीक है, बेबर है, बेबर का जो पदार्थ सूचकांक अनुपात है संदर्भित करता है किसको? कच्चे माल की लागत और जो उत्पाद की कीमत के मध्य, या फिर जो परिवहन लागत है तथा श्रम की लागत के मध्य में, या फिर ऊर्जा लागत और जो श्रम लागत है उसके मध्य में, या फिर कच्चे माल का भार और उत्पाद के भार के मध्य में। तो इन्होंने जो बेवर का सिद्धांत है इन्होंने किसको संदर्भित किया था? कच्चे माल का भार एवं उत्पादक के भार, यानी कि जो माल रेडी हो चुका है उसका भार। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। बेवर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, जिसका प्रकाशन 1909 में जर्मन भाषा में किया गया था। बुक थी इनकी अबरडेन स्टोडार्ट इंडियन जो इंडस्ट्रियल, इसको प्रकाशित किया था। और जो बेवर का पदार्थ सूचकांक है उत्पादित जो वस्तु है तथा जो कच्चे माल के भार के अनुपात का द्योतक होता है। इसे सूत्र भी उन्होंने दिया था, पदार्थ सूचकांक इजिकल टू उत्पादित वस्तु का भार साथ में स्थानीय पदार्थों का भार। जो स्थानीय पदार्थ होते हैं उनकी तुलना में उत्पादित वस्तु का भार बढ़ने वाले जो उद्योग होते हैं उनमें यह पदार्थ सूचकांक एक से अधिक समान भार, जो भार वाले उद्योग होते हैं उनमें एक, तथा भार हासमान वाले जो पदार्थ होते हैं समान भार वाले उद्योगों में एक, तथा भार हासमान वाले जो पदार्थ होते हैं प्रयोग करने वाले उद्योगों में इसका मूल्य एक या फिर एक से कम होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहाँ पे क्या पाया जाता है ये पूछा गया है। जैम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान एवं भारत। तो ईरान में जो जैम्बिया है, जैम्बिया में आप लोगों को तांबा देखने को मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में हीरा मिल जाएगा। ईरान में आप लोगों को खनिज तेल मिलता है। ठीक है, और भारत में माइका यानी कि अभ्रक मिल जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, जो परिवहन जाल की व्याख्या है उनमें से निम्न में कौन सा सूचकांक न्यूनतम मान में उच्चतम केंद्रीयता दर्शाता है? कौन सा है उच्चतम जो दर्शाता है? बीटा है, अल्फा है, पाई है, या फिर डायमीटर है? तो यहाँ पे जो हाईएस्ट केंद्रीयता दर्शाता है वो हो जाएगा अल्फा सूचकांक हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल के वर्षों में जो चाय है, चाय का सर्वोच्च निर्यातक देश इसमें पूछा गया है तो वो हो जाएगा चीन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश सीमा से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि किससे टच नहीं होती है? त्रिपुरा से भी होती है, मिजोरम से भी होती है, त्रिपुरा से भी होती है, आसाम से भी होती है। देखिए इसमें कोई भी ऐसा राज्य नहीं दिया गया है जिससे इसकी सीमा नहीं टच होती है, तो इसको आप ज्यादा नॉलेज में लेकर के चलेंगे। भारतीय जो बांग्लादेश है सीमा संबंधित भारतीय राज्य दिए गए हैं। असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, ये सभी इसके
सीमा टच होने वाले राज्य हो जाएंगे। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण भारतीय जाति है? दक्षिण में मादिका पाई जाती है, गुजर है, खटीक है या फिर डोम है? तो जो दक्षिण भारतीय जनजाति हो जाएगी वो मादिका हो जाएगी। ये जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और ये जो जनजाति है इसको मतांगी, मकालू और मादिगाय नाम से भी जाना जाता है। गुज्जर गुजरात में, राजस्थान की राज्य की प्रमुख जनजाति हो जाएगी गुज्जर। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक जो विविधता होती है भारतीय पहचान की सर्वाधिक प्रभावकारी अभिव्यक्ति होती है। जातीय उत्पत्ति के आधार पर इसको सुपरिभाषित जनजातीय पहचान की जा सकती है। बिल्कुल ये सही कह रहा है, और ए और आर दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे, व्याख्या इनकी सही है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का उर्दू भाषी यानी कि जनसंख्या 1991 का संकेंद्रण सूचकांक सर्वोच्च है? सबसे ऊंचा कहाँ पे जो उर्दू भाषी हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 1991 का है। प्रवर्तन विसरण का जो सिद्धांत है प्रतिपादन किया था किसके द्वारा? ये जो सिद्धांत दिया गया था विसरण का सिद्धांत, ये इनमें से कोई भी नहीं होगा जो एवर्ट रोजर्स हैं, इन्होंने 1995 ये वाला सिद्धांत दिया था प्रवर्तन विसरण का। क्रिस्टोलर ने केंद्रीय स्थल सिद्धांत दिया था 1933 में। पीटर जो हेगेट थे और चोरले थे, ये मात्रात्मक क्रांति के समर्थक रहे थे। इनका आप याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रादेशिक विकास का प्रत्यक्ष सूचक है? कौन हो जाएगा? प्रादेशिक विकास का पूछा गया यहाँ पे। प्रति हजार जनसंख्या चिकित्सालय बिस्तरों की जो संख्या है, या फिर प्रति हजार किलोमीटर सड़कों की लंबाई है, इस बात का उद्योग है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। प्रति व्यक्ति आय इसमें संबंध होता है। ये क्या होता है? प्रादेशिक विकास का प्रत्यक्ष सूचक माना जाता है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन का ऊंचा स्तर होना चाहिए, रोजगार का ऊंचा स्तर होना चाहिए, आय का भी ऊंचा स्तर होना चाहिए। रोजगार तथा जो उत्पादन में प्राथमिक क्रियाओं की अपेक्षा द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में लगे होने चाहिए। ये सभी किसमें आ जाएंगे? प्रादेशिक विकास में ही आते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि है जिसमें कि विकास का स्तर विभिन्नता के जो प्रदेश हैं उनको पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है? विकास के स्तर को विभिन्नता का प्रदेश में पहचानने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया होता है लॉरेंज कर्व, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लॉरेंज कर्व होता है ये एक सांख्यिकी श्रेणी में आता है। परिक्षेपण की माप का एक बिंदु रेखी प्रदर्शन होता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर लॉरेंज ने किया था। इसी के नाम पर इनको लॉरेंज कर्व नाम दिया गया था। ठीक है, समय के साथ साथ में जो लॉरेंज कर्व है इसका अनुप्रयोग विकास स्तर जो है विभिन्नता के प्रदेश की पहचान के लिए प्रचलित वितरण जैसे कि लाभ है, मजदूरी का वितरण है, इनकी असमानता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय जनगणना संस्थानों में जो नगरों के कितने आकार की श्रेणियां बनाई गई हैं? 5 की, 4 की, 3 की, 6 की, 4 की, कितने की बनाई गई है? तो यहाँ पे जो नगरों के आकार की श्रेणियां बनाई गई हैं वो 6 श्रेणियां बनाई गई हैं। 6 श्रेणियां कैसे बनाई गई हैं वो देख लीजिए आप लोग। पहली श्रेणी में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले लोग आते हैं। दूसरी श्रेणी में 49,000 से लेकर के 99,999 आते हैं। तीसरी श्रेणी में 20,000 से लेकर के 49,999 आते हैं। चौथी में 10,000 से लेकर के 19,999। पांचवी में 5,000 से लेकर के 9,999। और जो छठवीं श्रेणी है इसमें 5,000 से कम लोग आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के लिए विकास के प्रादेशिक भिन्नता को कम करने की नीति को स्पष्ट किया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना रही थी? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना रही थी, जिसमें कि जो आर्थिक विकास है उसके विकास के लिए प्रादेशिक भिन्नता को कम करने की नीति रखी गई थी। व्याख्या देख लीजिए। चौथी जो पंचवर्षीय योजना आई थी इसमें आर्थिक विकास के लिए 1974 से 78 विकास में प्रादेशिक भिन्नता को कम करने की नीति को स्पष्ट किया था। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है इसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई। परिवार जो कल्याण कार्यक्रम है उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उनके पुनर्निरीक्षण के लिए उद्देश्य जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का नाम दिया गया था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। 40, निम्नलिखित में से कौन एक नियोजित शहर नहीं है? चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, जयपुर है एवं लखनऊ है। तो जो लखनऊ हो जाएगा वो नियोजित शहर के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी के सभी नियोजित शहर में आते हैं। व्याख्या देख लीजिए। भारत में जो सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित नगर नियोजन के प्रमाण मिलते हैं। जयपुर के नगर नियोजन की नींव 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह ने डाली। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो पाश्चात्य पद्धति पर आधारित नगर नियोजन की शुरुआत हुई, नगर नियोजन के आधार पर कई औद्योगिक नगर बसाए, जिनमें कि राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, चित्तरंजन आदि के नाम यहाँ पे उल्लेखनीय है। देश के जो कई राज्य हैं तथा जो राजधानियां यहाँ पे बनाई गई हैं, जिनके निर्माण में नगर आयोजन के जो नियम है उनमें सख्ती से पालन किया गया है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, जयपुर, गांधीनगर, ईटानगर ये सभी क्या हो जाएंगे? नियोजित नगर है। चंडीगढ़ शहर के जो आयोजन किया था वो ली कार्बूजिए ने किया था। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम में मानव अधिवासों का जो प्रकार निर्भर करता है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों का ये जो ऑप्शन है इसको ए लगा लेना, ठीक है, डी मत करना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामों में मानव अधिवास जो आवास है उनका प्रकार निर्भर करता है, यानी कि कब कब इनका आवास शुरू हुआ था। पहले यहाँ पे शुरू होगा नागालैंड का, उसके बाद में नागालैंड का 1963 में हुआ था। हरियाणा 3-1, उसके बाद में मेघालय, मेघालय के बाद में सिक्किम है। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नागालैंड जो उसका निर्माण वर्ष शुरू हुआ था, मतलब खत्म हुआ था ये 1963 में। हरियाणा 1966 में, मेघालय 1972 में और जो सिक्किम है 1975 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए। भारत को भूआकृतिक प्रदेशों में सीमांकित करने में बृहत, मध्यक एवं जो सूक्ष्म शब्द हैं उनको प्रस्तावित किया था। किसने किया है? आर.एल. सिंह ने, एम.बी. पीठवाला ने, ओ.एच.के. स्पेट ने या फिर एस.पी. चटर्जी ने। तो जो भूआकृतिक प्रदेशों के सीमांकित करने में बृहत, मध्यक एवं सूक्ष्म शब्दों को जो प्रस्तावित किया हुआ है वो ओ.एच.के. स्पेट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके अलावा 1967 का टाइम में जब पी सेन गुप्ता थे, इन्होंने भारत को बृहत व 42 मध्यम आकार के प्रदेशों में विभाजन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो निम्नलिखित में से किसने भारत के आर्थिक विकास में निम्न स्तर पर योगदान दिया हुआ है? किसने दिया है ये? सकल घरेलू उत्पाद के जो कृषि भाग में धीमा ह्रास होता है, इसने आर्थिक विकास के निम्न स्तर में, यानी कि जो कृषि भाग है उसमें धीमा ह्रास होगा तो क्या होगा? आर्थिक विकास में भी निम्न स्तर में योगदान दिया जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में भारत का जो आर्थिक विकास है वो ज्यादातर किस पर चलता है? कृषि पर चलता है। तृतीय क्षेत्र, कुशल जनसंख्या, ये इसमें नहीं आएंगे। ए ऑप्शन यहाँ का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न स्तर में यानी कि कम स्तर में दिया गया है। जो नरौरा आणविक शक्ति केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर राजस्थान में? ये मिलेगा आप लोगों को उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में तारापुर, जैतापुर आणविक शक्ति केंद्र है। तमिलनाडु में कलपक्कम है, कुडनकुलम है। और ये जो राजस्थान है, राजस्थान में रावत भाटा परमाणु संयंत्र है। इनको भी आप इसके साथ में याद रख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, आइसोटापेन है, प्रवेश द्वार मूल है, जीआईएस है, ग्राफ सिद्धांत का अनुप्रयोग है। ठीक है, जो आइसोटापेन होता है ये मूल्य में स्थानिक विसंगतता का प्रमाण होता है। और जो प्रवेश द्वार है यानी कि सुविधाएं हो जाएंगी प्रवेश द्वार में। जीआईएस में होता है क्षेत्रीय आंकड़े। और जो ग्राफ सिद्धांत अनुप्रयोग होता है इसमें निस्पंदन पदानुक्रम हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रमाणिक विचलन एक सांख्य समूह में मूल्यों के परिक्षेपण का माप है। सांख्य समूह में मूल्य केंद्रीय मूल्य से अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे ए और आर दोनों के सही हैं और साथ में इनकी व्याख्या भी सही होती है।
तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। 1 मिनट इसको नीचा कर लें, आप लोगों को दिख नहीं रहा हो। चलिए, जो बाइवेरिएट है समीक्षा में समासरण गुणांक का अध्ययन निम्न में से किसके उपयोग के द्वारा होता है? टी टेस्ट के द्वारा, एफ टेस्ट के द्वारा, अनुमान की प्रमाणिक त्रुटि है, या फिर प्रमाणिक विचलन के द्वारा? तो ये जो उपयोग होता है प्रमाणिक विचलन के द्वारा होता है। क्या होता है यहाँ पे, जो कोई समंक श्रेणी है इसके समानांतर माध्य में उसके जो विभिन्न पद होते हैं मूल्यों के विचलन के वर्गों के समानांतर माध्य के वर्गमूल को उस श्रेणी का मानक विचलन या फिर प्रमाणिक विचलन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व सबसे अच्छे ढंग से निम्नलिखित में से किससे होता है? यादृच्छिक से। ब्रह्मांड का पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन यहाँ पे यूज होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। जो व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन होता है इसमें समग्र की कोई भी इकाई प्रतिदर अध्ययन के लिए चुनी जा सकती है। जो व्यक्तिगत पक्षपात से रहित होने के कारण यादृच्छिक जो प्रतिदर्श होता है समग्र के वास्तविक प्रतिनिधि माने जाते हैं। स्वदेशियन प्रतिचयन की जो तुलना होती है इसमें यादृच्छिक प्रतिचयन विधि अधिक उपयुक्त एवं वैज्ञानिक मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बाद में ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन ये कंप्लीट हो चुका है। सेशन कैसा लगा जरूर बताएंगे, अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।